हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डाउट बुक के नए वीडियो पर। जैसा कि आपसे कहा गया था कि मॉडर्न इंडिया की एक सीरीज चलेगी, उस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज देख रहे हैं सर जॉन सोर। जो जॉन सोर हैं वो क्या थे? ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। आपको सीरीज में ये बताया गया था कि गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और इसके बाद वायसराय के विषय में आपको पढ़ाया जाएगा, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पुलिस का एग्ज़ाम हो या रेलवे एनटीपीसी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये सारे एग्ज़ामों में काम आएगा। ये आपको जो ये मॉडर्न इंडिया का ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि इससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। दिस इज़ अ रिलेवेंट टॉपिक। तो और इससे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो हूबहू डिट्टो चले जाते हैं। कभी कभी जो आप सिविल के एग्ज़ाम देंगे तो सिविल के एग्ज़ामों में जो इनके क्वेश्चन होते हैं वो कथन और कारण के रूप में भी पूछा जाता है। ये जो कथन और कारण के क्वेश्चन हम तब सही कर पाएंगे जब हमें इनके विषय में पूरी चीज़ें पता होगी अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं जॉन सोर के बारे में। जॉन सोर ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद भारत के एक प्रांत जिसका नाम बंगाल था उसके गवर्नर जनरल बनाए गए। सर जॉन सोर 1793 में गवर्नर ऑफ बंगाल बने। तो इसको आप नोट करने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए 1793 को। जॉन सोर जैसे ही इंडिया में आते हैं तो उनको 1793 में भारत के बंगाल प्रांत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो अब जॉन सोर क्या क्या काम करते हैं हमें इसके विषय में भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो हमने देखा था पिछली क्लास पे, आप लोगों ने यदि पिछला वीडियो देखा था तो उसमें जॉन सोर की चर्चा कराई गई थी, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस का वीडियो आपको मैंने यहाँ पर पढ़ाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के विषय में। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और जॉन सोर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर थे ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में। तो जॉन सोर और लॉर्ड कॉर्नवालिस एक बहुत ही अच्छे दोस्त माने जाते थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए ही भेजा गया था। उनके प्रशासनिक सुधारों में एक भू राजस्व सुधार भी शामिल था। तो वो भू राजस्व भारत में कैसे किया जाए और जो कॉन्सेप्ट एक स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट का जो कॉन्सेप्ट दिया, तो सर जॉन सोर की मदद से ही दिया गया और ये जॉन सोर के दिमाग की ही एक उपज थी, ऐसा आप कह सकते हैं। तो जॉन सोर का जो सबसे बड़ा रोल रहा इंडिया में, इनका जो सबसे बड़ा रोल इंडिया में रहा वो था स्थायी बंदोबस्त को लागू करना। स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट, ये जो स्थायी बंदोबस्त था ये इनकी सबसे बड़ी देन रही इंडिया में। तो जॉन सोर अपने शासन काल में स्थायी बंदोबस्त को बिहार और उड़ीसा में पूरी तरह से लागू करवाने में सफल हो जाते हैं। तो जॉन सोर महोदय ने ये दिमाग लगाया था अपना, या ये कॉन्सेप्ट तैयार किया था कि इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मुश्त धनराशि मिलती जाएगी और ब्रिटिश को ज़्यादा हस्तक्षेप भी नहीं करना पड़ेगा किसानों से। वो किसानों और ब्रिटिश के बीच में कोई भी विवाद नहीं हो पाएगा। अब इस बीच को फिल करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी और जमींदारों से ये कहा कि आप किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करें और हमारे खाते में वो कलेक्शन को जमा करें। फिर क्या हुआ, तो इस प्रकार से इनकी अच्छी खासी कट रही थी, वो फ्लॉप हो जाएगा क्योंकि किसानों और जमींदारों के बीच में आपसी संघर्ष होने लगेंगे। कुछ जमींदार अपना दे नहीं पाएंगे उनसे कलेक्शन अंग्रेजों को, तो अंग्रेज उनकी भूमि छीन लेंगे। तो इस प्रकार से यह योजना भी धीरे धीरे फ्लॉप होती गई। तो जॉन सोर से संबंधित ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जॉन सोर ने स्थायी बंदोबस्त को बिहार और उड़ीसा में पूरी तरह से लागू कराने में सफलता पाई थी। जॉन सोर से संबंधित एक और पॉइंट यहाँ पर है, इनकी जो नीति थी वो हस्तक्षेप की नीति थी। इनकी जो नीतियां थी वो हस्तक्षेप की नीति कहने का मतलब ये ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे किसी भी कामों में। तो इनका जो रोल था एक तटस्थ रोल था। तटस्थ मतलब ना तो ज़्यादा इन्होंने कुछ किया
और ना ही कुछ खराब किया। तो इस प्रकार से जॉन सोर अपना 5 साल पूरा टाइम यहाँ पर काट देते हैं इंडिया में, बंगाल में। और जॉन सोर का जो रियल में कार्यकाल रहता है वो 1793 से लेकर के 1798 तक रहता है। कहने का मतलब जॉन सोर भारत में 5 साल के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना करके भेजे गए। इनका कार्यकाल 1793 से लेकर के 1798 तक रहा। हमारा अगला है टॉपिक वो लॉर्ड वेलेस्ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम लोगों ने कहा था वॉरेन हेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस इंपॉर्टेंट है, उसी भी प्रकार से लॉर्ड वेलेस्ली भी इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल रहेगा, लॉर्ड वेलेस्ली ये भारत के बंगाल में चौथे गवर्नर जनरल के रूप में बन करके आएंगे, लॉर्ड वेलेस्ली। तो भाई वेलेस्ली ने सबकी जलाई है इंडिया में, ठीक है, बहुत खतरनाक व्यक्ति थे भाई। इनके नाम पे ना जाइए, या कि लॉर्ड लगाया तो बहुत ही अच्छे होंगे। अंग्रेजों की ये पॉलिसी थी, ठीक, जो जितना ही ज़्यादा शक्तिशाली था, जितना साम्राज्यवादी नीति को लागू कराता था, वही ठीक ज़्यादा से ज़्यादा लॉर्ड यूज़ करता था, ठीक है। तो भाई लॉर्ड वेलेस्ली इंडिया में आते हैं 1798 को। आपने देखा कि जब जैसे ही जॉन सोर भारत से गए 1798 में, वैसे ही दूसरा गवर्नर जनरल भारत में अपॉइंट कर दिया गया। उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल बने। बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन तो सहायक संधि, सहायक संधि का है। इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सहायक संधि क्या है, अभी हम समझेंगे सहायक संधि। नेक्स्ट है घेरे की नीति, घेरे की नीति। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सहायक संधि किसने भारत में शुरू करी, ठीक है, भारत में जो सहायक संधि शुरू करी तो लॉर्ड वेलेस्ली ने करी, परंतु लॉर्ड वेलेस्ली को भारत में सहायक संधि का जनक नहीं माना जा सकता, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत में आए थे उसके ही पहले 1765 में अवध के नवाब ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। तो भाई ये तो आ रहे हैं 1798 में, 1765 में अवध के नवाब पहले ही सहायक संधि स्वीकार कर चुके हैं। तो जो सहायक संधि का कॉन्सेप्ट था वो इंडिया में लॉर्ड वेलेस्ली नहीं लाए, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर सहायक संधि बहुत ज़्यादा इंडिया में हो गई थी। यानी इन्होंने सबसे ज़्यादा सहायक संधि को लागू करने पर जोर दिया था। सहायक संधि है क्या? सहायक संधि से तात्पर्य है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या गवर्नर जनरल वेलेस्ली राजनैतिक और सैन्य प्रशासन में, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनैतिक और सैन्य प्रशासन में भारतीय राजाओं को शामिल करवाते थे, वह थी सहायक संधि। यानी भारतीय राजा जो थे वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई सहायक संधि को स्वीकार करें। सहायक संधि से निम्न काम किए गए। सहायक संधि के तहत भारत के सभी राजाओं को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही या सैनिकों को लेना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि प्रत्येक राजा अपने राज्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को रखेगा, उनको नौकरी पे रखेगा और उनके राशन का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, उनके पेंशन का खर्चा सब कुछ कौन उठाएगा? भारतीय राजा। इसके लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने बहुत सारी नीतियां बना करके भारतीय राजाओं को बाध्य कर दिया कि सहायक संधि स्वीकार करें। तो सहायक संधि से ब्रिटिश वालों को यह फायदा होता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों की संख्या, उनके सैनिकों की संख्या बढ़ती गई और भारत के जो सैनिक हुआ करते थे उनकी संख्या कम होती चली गई। कारण क्या है कि जो भारतीय राजा थे उनके पास जो पहले से मौजूद सेना है, उस सेना के होते हुए भी उनको अंग्रेजी सेना अपने पास रखनी पड़ती थी। अब जब अंग्रेजी सेना रखना पड़ेगा हमें, तो कंपलसरी है रखना, तो हम अपने ही लोगों को तो बाहर करेंगे।
और जब अपने लोग बाहर करेंगे तो वो बगावत करेंगे। वो जब बगावत करेंगे उनको रोकने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। यानी कुल मिलाकर के भारतीयों का ही खून बहा है इस संधि से। तो इसीलिए लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है साम्राज्यवादी नीति का जनक। यानी भारत में 2 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आए, नंबर 1 वॉरेन हेस्टिंग और नंबर 2 लॉर्ड वेलेस्ली, जिनकी पूरी की पूरी नीतियां साम्राज्यवादी नीतियों को बढ़ावा देती थीं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की थ्योरी लॉर्ड वेलेस्ली और वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। यही घेरे की नीति, यानी कुल मिलाकर के भारतीय जो राजा थे, इन राजाओं को चारों तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के द्वारा इन्हीं के राज्य में बंदी बना लिया गया, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि भारतीय राजाओं के दरबार में इनकी मौजूदगी होती थी, ब्रिटिश अधिकारियों की, तो भारतीय राजा खुल करके कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ अपशब्द भी नहीं बोल पाते थे। कारण क्या है, बोलेंगे तो ये जाकर के शिकायत कर देंगे, और शिकायत कर देंगे तो फिर आपसी विवाद होगा। तो जिसके चलते भारतीय राजा इनसे बहुत परेशान हो गए थे इस नीतियों से। और जो भारत के रियल में जो सैनिक थे, भारतीय राजाओं के जो वास्तव में जो सैनिक थे, इन सैनिकों को किले के बाहर की तरफ नियुक्त किया गया, और किले के अंदर जो नियुक्त होता था, किले के जो अंदर नियुक्त होता था, वो अंग्रेज होते थे, अंग्रेज। यानी देख रहे हैं आप कैसी नीति है ये, कि भारतीय सैनिकों को बाहर, यानी धूप, गर्मी, सर्दी, सब भारतीय सैनिक ही सहें, और अंदर की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, यानी ना तो उनको धूप लगना, बढ़िया बढ़िया खाना, वो सब कुछ इनको कौन मिलेगा, सब कुछ किसको मिलता था, तो अंग्रेजों को मिलता था। तो ये थी सहायक संधि। सहायक संधि से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए कि भारत में सहायक संधि को लागू करने वाला प्रथम शासक ठीक कौन है, या प्रथम यूरोपीय कौन है, ठीक, तब इसका उत्तर देंगे डुप्ले। डुप्ले डुप्ले ही पहला यूरोपीय शासक था जो फ्रांसीसी था। ये ठीक पहला शासक था डुप्ले, जिसने भारत में सहायक संधि लाई थी। परंतु लॉर्ड वेलेस्ली के काल पे सहायक संधि पूरी तरह से इंडिया में अप्लाई कर दी गई। घेरे की नीति यही है कि भारतीय राजाओं को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनैतिक और सैन्य क्षेत्र में एक सर्कल के रूप में बना करके उनको रखा जाए। संपूर्ण सर्वेसर्वा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बने और सिर्फ राजा प्रशासन की परछाई बन करके रहे। तो ये घेरे की नीति और सहायक संधियां जो थी, जो सहायक संधि थी, वो लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित थी। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो सहायक संधि है, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो अप्लाई करी गई इंडिया में, तो पहला कौन सी ऐसी रियासत थी या कौन सा ऐसा राज्य था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा बनाई गई सहायक संधि को एक्सेप्ट किया सबसे पहले? तो भाई इसको हम देखेंगे, जो सबसे पहले था तो हैदराबाद था। नंबर 1 हैदराबाद। हैदराबाद ने लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा बनाई गई सहायक संधि को सबसे पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। तो हैदराबाद ने 1798 हैदराबाद ने 1798 में यह संधि स्वीकार करी। 1798 में हैदराबाद के निजाम शासक ने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा कि निजाम से आपके राज्य के चारों तरफ हिंदू राजाओं का राज्य है और आपकी सीमाएं उनसे टकराती हैं, तो युद्ध तो अवश्यम भी है। कहने का मतलब युद्ध तो कंपलसरी है, युद्ध तो होगा ही होगा। ठीक, देखते हैं आप किसी भी पड़ोसी की सीमा अगर मिलती है आपके घर से, तो आए दिन उनके बीच में खटपट होती रहती है। तो उसी प्रकार यहाँ भी होने वाला था। तो अंग्रेजों ने पहले इनसे कहा कि आप जब भारतीय राजाओं पर या हिंदू राजाओं पर आक्रमण करें तो आपकी सेना मजबूत रहे, आपकी सेना कमजोर नहीं होनी चाहिए। तो ये अंग्रेजों की जो फूट डालो राज करो की नीति थी ना, वो यहाँ पर हमें दिखाई देती है कि लॉर्ड वेलेस्ली सभी राजाओं से ये कहता था कि आप अपने पड़ोसी राजा को हराना चाहते हैं। वो राजा कहता था हाँ मैं तो उनको हराना चाहता हूँ। तो फिर वो लॉर्ड वेलेस्ली उनसे कहते थे आपके पास सेना कैसी है, आपके पास आज सेना का आधुनिकीकरण नहीं है, यानी सेना मॉडर्न नहीं है, हथियार नहीं है, तलवारों से क्या आप युद्ध जीतेंगे? हमारे पास तलवार के साथ साथ बंदूक भी हैं, तोपें भी हैं और हम युद्ध जीतेंगे।
तो ऐसा प्रलोभन दे करके सहायक संधि के लिए वो इसको एक्सेप्ट कर लेते थे और उसको तैयार कर लेते थे। जैसे ही सहायक संधि के लिए वो राजा तैयार हो जाता था, बस फिर अपनी सेना उनके राज्य में एंट्री करवा देते थे। तो इस प्रकार से धीरे 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 पूरे भारत में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि अप्लाई कर दी गई। और लॉर्ड वेलेजली का जो सपना था, एकमात्र उसका सपना था, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को स्थापित करना। इसी उद्देश्य से यह भारत आया था। तो लॉर्ड वेलेजली पर केस भी चला था ब्रिटेन में, लेकिन वहाँ के लोगों ने ऐसा कहा कि इसने अपने हित के लिए कोई भी काम नहीं किया, इसने सिर्फ और सिर्फ कंपनी के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए काम किया था और इसको वहाँ से माफ़ कर दिया गया था। तो आप देखते हैं, सीधी सी बात है, कोई भी हो अपने देश के बारे में कोई भी अगर अच्छा चाहता है तो वो अच्छा व्यक्ति है फिर। तो हैदराबाद लॉर्ड वेलेजली के द्वारा बनाई गई सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था या पहली रियासत थी। इसके बाद मैसूर रियासत जो 1799 में बनती है, सहायक संधि को एक्सेप्ट करती है। मैसूर जो मैसूर की रियासत है, टीपू सुल्तान के बारे में आप जानते होंगे। तो 1799 में मैसूर जो होता है वो सहायक संधि को स्वीकार करता है। तो कारण क्या है, इसके पहले सहायक संधि को मैसूर ने स्वीकार नहीं किया। 1799 में जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, चतुर्थ यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ वो 1799 में ही हुआ। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में जो हुआ तो टीपू सुल्तान हार गया और मारा गया और लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि के द्वारा मैसूर को भी अपने अधिकार में ले लेते हैं, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साम्राज्य में इसको भी शामिल कर लेते हैं। तो हमने देखा पहला हैदराबाद था जिसने 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया और मैसूर की जो संधि थी वो मैसूर ने 1799 में सहायक संधि को स्वीकार किया। 1799 में दूसरा एक और राज्य था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, वो था तंजौर, ये आपका तमिलनाडु के आसपास है तंजौर, जिसने भी 1799 में स्वीकार किया। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो सहायक संधि है वो जो स्वीकार करी गई, तो सबसे पहले भाई हैदराबाद ने कर ली 1799 में, फिर तंजौर ने कर ली 1799 में, और ये हैदराबाद ने 1798 में करी थी और तंजौर ने 1799 में कर दी। मैसूर ये कर्नाटक के पास, इसने भी 1799 में यह संधि स्वीकार कर ली। और सबसे पहले अवध के नवाब ने 1765 में करी थी, 1765 में अवध के नवाब ने। आपको मालूम होगा कि 1764 में प्लासी का जब युद्ध हुआ था, उसी युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी और अवध की भी संधि हुई थी। अवध वाली जो संधि थी वो सहायक संधि के रूप में जानी जाती है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन से शासक ने सहायक संधि स्वीकार करी थी, तो अवध के नवाब ने 1765 में सहायक संधि स्वीकार करी। और कौन सी रियासत ने पहली बार सहायक संधि को स्वीकार किया था, तो हैदराबाद के निजाम ने या हैदराबाद रियासत ने 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया। तो इस प्रकार से फिर 1801 में जो सहायक संधि थी वो अवध ने स्वीकार करी। ये तो अवध 1765 में तो अवध के शासक ने स्वीकार करी थी, लेकिन लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो सहायक संधि शुरू हुई थी उसके तहत ही 1801 में अवध यानी यह लखनऊ और फैजाबाद का आसपास का जो क्षेत्र है वो अवध ने सहायक संधि स्वीकार करी। फिर इसके बाद 1798, 1799 और 1801 में, इसके बाद फिर पेशवा ने 1802 में सहायक संधि स्वीकार करी। हाँ भाई, पेशवाओं ने भी सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो 1802 में जब ये सहायक संधि हुई, तो 1802 की जो सहायक संधि हुई, 1802 में ही एक बासीन की संधि हुई थी। बासीन की संधि
ये जो बासीन की जो संधि हुई थी ये अंग्रेज और बाजीराव सेकंड, ये बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव नहीं हुई, बाजीराव सेकंड, इनके बीच में ये सहायक संधि स्वीकार हुई। इससे जो मराठा संघ था वो पूरी तरह से प्रभावित हो गया और मराठाओं की शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो गई। अंग्रेज इस संधि में पूरे मराठाओं को भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिए। तो आपने देखा कि निजामों को, अवध के नवाबों को, पेशवाओं को, सबको ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल करते जा रहे हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ये सारी चीजें कराई गई इंडिया में, जिनमें से सहायक संधि से एग्जाम में क्वेश्चन मैचिंग के लिए भी आ जाते हैं। और दूसरा जो इसका काम था, लॉर्ड वेलेस्ली ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी लड़ा था और बाशिन की संधि भी इसी के समय हुई थी। और इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1799 में हुआ था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी किसने लड़ा था भाई? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने लड़ा था। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी लड़ा गया और 1802 में भी मराठाओं के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में सहायक संधि लास्ट में पेशवाओं ने भी स्वीकार कर ली। तो आपने लॉर्ड वेलेस्ली की जो साम्राज्यवादी नीति थी तो उसको आपने देखा, ये कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई थी। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है और ये किस लिए बनवाया गया था। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। लॉर्ड वेलेस्ली है, उसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ कराई थी भाई? तो कोलकाता में, यानी कलकत्ता में। ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज था कलकत्ता में इसलिए स्थापित कराया गया था, जो सिविल सर्वेंट होते थे, जो सिविल सर्विस की परीक्षा में जो पास होते थे सिविल सर्वेंट, उन सब की यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती थी। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज में ट्रेनिंग कराई जाती थी। जो सिविल सर्वेंट होते थे, सिविल सेवक जो होते थे, उनकी ट्रेनिंग करने के लिए, यानी उनके प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। वहां पर इनकी ट्रेनिंग होती थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली से इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से रीड करें और उनको तैयार करें, नोट करें। आपको वीडियो समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।